हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद अरुण। आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 की, जो कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड का है। इसका पूरा सॉल्यूशन आज प्रोवाइड करेंगे अपन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 का ए, डिफाइंड सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स, ये 2 मार्क्स में पूछा गया है। इसका आंसर है सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट CVA इज अ सडन इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन रिजल्टिंग इन न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स। CVA का मतलब क्या होता है? दिमाग को जाने वाली रक्त आपूर्ति का अचानक रुक जाना, जिसे न्यूरोलॉजिकल समस्या हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी। इसमें पूछा गया इनलिस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द CVA। ये 5 मार्क्स में पूछे गए हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है साइन एंड सिम्टम बताने अपने को। तो इसका पहला साइन एंड सिम्टम है हेमीप्लेजिया, वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ बॉडी, शरीर के एक तरफ कमजोरी या लकवा हो जाता है। इसका पहला सिम्टम है। ठीक है, सेकंड सिम्टम है इसका स्पीच डिस्टर्बेंस, डिफ़िकल्टी इन स्पीचिंग और अंडरस्टैंडिंग स्पीच, बोलने या समझने में दिक्कत होना। इसका थर्ड सिम्टम है फेशियल डेविएशन ऑफ माउथ टू वन साइड, मुंह का एक तरफ टेढ़ा हो जाना। फोर्थ सिम्टम इसका लॉस ऑफ विजन, पेराइटल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, मतलब आंखों की रोशनी कम या खत्म हो जाना। फिफ्थ साइन एंड सिम्टम इसका अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, ड्राउजीनेस और अनकॉन्शियसनेस, होश में कमी या बेहोशी आ जाना। ठीक है, तो इसके साइन एंड सिम्टम्स है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का सी, डिस्कस ब्रीफली द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ CVA। 5 मार्क्स में पूछी गई इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो मैंने इसको डायरेक्ट पॉइंट वाइज लिखी है, आप इसको फ्लो चार्ट में भी बना सकते हो। जो पॉइंट्स है ना, इसमें एरो एक सिर्फ बना देना, काम हो जाएगा। इससे 5 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे आपको। तो चलिए देखते हैं कि कैसे वर्क करती है पैथोफिजियोलॉजी की। तो पहले क्या होता है? इंटरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो। इसमें क्या होता है? ब्लड सप्लाई टू ब्रेन इज रिड्यूस्ड और स्टॉप्ड, मतलब क्या मतलब दिमाग में जाने वाला खून कम या बंद हो जाता है। ठीक है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है इससे। तो इसके कारण क्या होता है? इस्चेमिया, हेमरेज होता है। ओकर्स ड्यू टू क्लॉट और रप्चर ऑफ वेसल, खून की जो वेसल्स रहती है उसमें क्या थक्का जम जाता है या फटने लगती है, मतलब ये वेसल्स। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, ब्रेन सेल्स डू नॉट रिसीव ऑक्सीजन, दिमाग की कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिलती है। और फिर इसके कारण क्या हो जाता है? न्यूरोनल डैमेज, ब्रेन सेल्स स्टार्ट डाइंग, दिमाग की कोशिकाएं खराब होने लगती है। फिर लॉस ऑफ फंक्शंस, अफेक्टेड एरिया लॉसेज इट्स फंक्शन, प्रभावित भाग का काम बंद हो जाता है। इसके कारण CVA हो जाता है। ठीक है, तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का डी, राइट डाउन मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद CVA। इसमें अपने को मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट दोनों बताना है पेशेंट के। किसके? CVA पेशेंट के। ये भी 5 मार्क्स में पूछा गया है, तो ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा ही लिखना है। ज़्यादातर आप क्या हेडिंग्स को फ्लो चार्ट बनाया करो, ताकि पेज अपने एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी में भर जाए। ज़्यादा थ्योरी पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं। क्वालिटी वाला लिखो, कम लिखो, बाकी क्वालिटी वाला लिखो। तो फर्स्ट देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में अपने को पहले क्या करना है? थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी यूज्ड टू डिजोल्व ब्लड क्लॉट, मतलब थक्के को घोलने के लिए दवाइयाँ दी जाती है, ब्लड क्लॉटिंग को मतलब घोलने के लिए। ठीक है, सेकंड में क्या करना है अपने को? मेडिकल मैनेजमेंट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे सकते हैं टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। थर्ड पे एंटी प्लेटलेट ड्रग, प्रिवेंट फर्दर क्लॉट फॉर्मेशन, नए थक्के बनने से रोकने के लिए। अब ये मेडिकल मैनेजमेंट हो गया अपना। अब नेक्स्ट अपन सर्जिकल मैनेजमेंट पे आते हैं। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में अपने को क्या करना है? कैरोटिड एंडोट्रेक्टोमी। ठीक है, रिमूवल ऑफ प्लेग फ्रॉम कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी से ब्लॉकेज हटाया जाता है। प्लेग का मतलब होता है ब्लॉकेज। ठीक है, ब्लॉकेज हो जाता है। फिर नेक्स्ट है हेमोटोमा इवाक्यूएशन, रिमूवल ऑफ ब्लड इन हेमरोजिक स्ट्रोक, दिमाग में जमा खून को निकाला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का ए, डिफाइन ग्लेकोमा। 2 मार्क्स में पूछा गया है, डिफाइन करना है ग्लेकोमा को। एक आई डिसऑर्डर होता है, तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। ग्लेकोमा इज अ ग्रुप ऑफ आई डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर रिजल्टिंग इन डैमेज टू ऑप्टिक नर्व। ग्लेकोमा क्या होती है? आँख की बीमारी जिसमें आँख के अंदर का प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है और ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुँचता है, जिसके कारण ग्लेकोमा डिसीज होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी। इसमें पूछा गया स्टेट द कॉजेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लेकोमा। इसमें कॉजेज बताने की किस कारण से ग्लेकोमा होता है, और क्लासिफिकेशन कितने प्रकार का होता है, ये टाइप्स ऑफ ग्लेकोमा बताना है। ठीक है,
तो देख लेते हैं कोजेज ऑफ ग्लूकोमा। तो फर्स्ट कोज है इसका इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर ड्यू टू इम्प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ एक्वियस ह्यूमर। ठीक है, एक्वियस ह्यूमर सही से ड्रेन न होने पर प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, इसके कारण भी ग्लूकोमा होता है। और हेरिडिटी फैक्टर्स, फैमिली हिस्ट्री इंक्रीज रिस्क, अगर परिवार में किसी को ग्लूकोमा हो तो रिस्क बढ़ जाता है। थर्ड नंबर पे अपना एजिंग, कॉमन इन ओल्ड एज, ओल्ड एज लोगों को तो मतलब देखने को मिलता ही है, उम्र बढ़ने के साथ साथ ग्लूकोमा का खतरा बढ़ता रहता है। फोर्थ नंबर पे क्या कोज है इसका, आई इंजरी और ट्रॉमा, किसी इंजरी के कारण है, ट्रॉमा के कारण भी ये होता है, मतलब आँख में अगर चोट लग जाए तो इसके कारण ड्रेनेज सिस्टम खराब हो सकता है। फिफ्थ नंबर पे प्रोलॉन्ग्ड स्टेरॉइड यूज़, ज़्यादा स्टेरॉइड लेने के कारण, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज़ इंक्रीज प्रेशर, मतलब स्टेरॉइड दवाइयों के लंबे उपयोग से प्रेशर बढ़ जाता है, इसके कारण भी ग्लूकोमा होता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लूकोमा। तो इसके क्लासिफिकेशन देखते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, ड्रेनेज एंगल इज़ ओपन बट आउटफ्लो इज़ रिड्यूस्ड, मतलब एंगल खुला रहता है लेकिन फ्लूइड सही से बाहर नहीं निकलता, इसका प्राइमरी क्लासिफिकेशन फर्स्ट। फिर सेकंड नंबर पे प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाकोमा, इसका मतलब क्या होता है, ड्रेनेज एंगल इज़ ब्लॉक्ड सडनली, उसमें क्या रहता है, खुला रहता है और इसमें क्या होता है, एंगल अचानक बंद हो जाता है और प्रेशर तेज़ी से बढ़ता है। और थर्ड नंबर पे सेकेंडरी ग्लूकोमा, इसमें क्या होता है, ओकर्स ड्यू टू अदर आई डिसीज़ और ड्रग्स, दूसरी आँख की बीमारियों या दवाइयों से होता है ये। फोर्थ नंबर पे क्या होता है, कंजेनाइटल ग्लूकोमा, प्रेजेंट एट बर्थ, ये जन्म से ही मौजूद होता है मतलब। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सी, एक्सप्लेन द मेडिकल सर्जिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा, ये 8 मार्क्स में पूछा गया, इसमें अपने को तीनों मैनेजमेंट बताना है, मेडिकल मैनेजमेंट भी, सर्जिकल मैनेजमेंट भी और नर्सिंग मैनेजमेंट भी। ठीक है, तो वन बाय वन अपन सबको देखेंगे। तो फर्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मतलब दवाई ड्रग्स देना। तो पहले नंबर पे मायोटिक्स, रिड्यूस इंट्राओकुलर प्रेशर बाय इंक्रीज आउटफ्लो, प्रेशर कम करने के लिए मायोटिक ड्रॉप्स दिए जाते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे बीटा ब्लॉकर्स, डिक्रीज एक्यूज ह्यूमर प्रोडक्शन, आई ड्रॉप से फ्लूइड बनना कम किया जाता है। थर्ड नंबर पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, लोअर फ्लूइड सिक्रेशन कम करने की ये दवाइयाँ दी जाती है इसमें। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, इसमें ट्रेबिकुलोटॉमी, क्रिएट्स न्यू ड्रेनेज पथवे, नई ड्रेनेज पथवे बनाई जाती है इसमें। फिफ्थ नंबर पे इसका क्या है नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट, लेज़र थेरेपी, लेज़र थेरेपी भी बहुत कॉमन है इसमें, इम्प्रूव्स एक्यूअस आउटफ्लो। ठीक है, लेज़र से फ्लूइड का फ्लो बेहतर किया जाता है। अब नेक्स्ट अपने को इसमें देखना है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या कर सकते हो आप, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आई ड्रॉप्स, इंश्योर करेक्ट इंस्टॉलेशन टेक्निक्स, आई ड्रॉप सही तरीके से डालना सिखाया जाता है इसमें। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग इंट्राओकुलर प्रेशर, रेगुलर IOP मॉनिटर इज डन, आँख का प्रेशर नियमित जांचा जाता है इसमें। नेक्स्ट है पेशेंट एजुकेशन, एडवाइज रेगुलर फॉलोअप एंड अवॉइड आई स्ट्रेन, पेशेंट को फॉलोअप और आँखों पर जोर न डालने की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 2 के सारे ABC। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ए, डिफाइन कैंसर, ये 2 मार्क्स में पूछा गया है। तो कैंसर को डिफाइन करना है। कैंसर इज अ डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स विच इन्वेड सराउंडिंग टिश्यूज, मतलब कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसमें कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती है और आसपास के टिश्यूज में फैल जाती है। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3 का बी, डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर्स, ये 5 मार्क्स में पूछा गया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। तो इसमें अपने को डिफरेंस बताना है। फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं, ग्रोथ रेट, बिनाइन ट्यूमर्स ग्रोथ स्लोली, मेलिग्नेंट ट्यूमर्स ग्रो रैपिडली। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, जबकि मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या तेज़ी से बढ़ता है। नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे, स्प्रेड मतलब फैलना, बिनाइन ट्यूमर्स डू नॉट स्प्रेड एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर्स स्प्रेड टू अदर पार्ट्स, बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, नहीं फैलते हैं और मेलिग्नेंट ट्यूमर शरीर के अन्य हिस्सों में फैलता है। थर्ड नंबर पे कैप्सूल, बिनाइन ट्यूमर्स आर यूजली इनकैप्सुलेटेड, बिनाइन ट्यूमर के चारों ओर कैप्सूल होता है। ठीक है, और मेलिग्नेंट में नहीं होता है। टिश्यूज इन्वेजन, मेलिग्नेंट ट्यूमर्स इन्वेड नियर बाय टिश्यूज, मेलिग्नेंट ट्यूमर आसपास के टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे देखेंगे प्रोग्नोसिस, बिनाइन ट्यूमर्स हैव गुड प्रोग्नोसिस एंड मेलिग्नेंट हैव पुअर प्रोग्नोसिस, बिनाइन ट्यूमर का आउटकम अच्छा होता है और मेलिग्नेंट का खराब होता है। ठीक है,
तो ये 5 डिफरेंस है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, डिस्कस कीमोथेरेपी इन डिटेल 4 मार्क्स में। तो पहले अपन मीनिंग देख लेते हैं कीमोथेरेपी होती क्या है। कीमोथेरेपी इज़ द यूज़ ऑफ ड्रग टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। मतलब कीमोथेरेपी में दवाइयों से कैंसर सेल्स को नष्ट किया जाता है, दवाइयों से, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, टू किल कैंसर सेल्स एंड प्रिवेंट देयर स्प्रेड। कैंसर सेल्स को ख़त्म करती है और इसको फैलने से रोकती है, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य ये। नेक्स्ट देखेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग आर गिवन ओरली और इंट्राविनसली, ठीक है। मतलब मुंह से और नस के द्वारा दी जाती दवाइयाँ इसमें। ऐसे साइड इफेक्ट क्या क्या होंगे, नोजिया, वोमिटिंग, हेयर लॉस एंड फैटिग। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ए, डिफाइन शोक। शोक की डेफिनेशन बताना है 2 मार्क्स में। शोक इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट टिश्यूज परफ्यूजन रिजल्टिंग इन सेलुलर हाइपोक्सिया। शोक क्या होता है, एक जानलेवा अवस्था है जिसमें शरीर के टिश्यूज़ को पर्याप्त खून नहीं मिलता, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसे शोक कहते हैं, ठीक है। 2 मार्क्स की डेफिनेशन इनफ है इतनी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4 का बी, क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ शोक। शोक के टाइप्स बताना है एंड एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शोक। शोक की पैथोफिजियोलॉजी को एक्सप्लेन करना है 8 मार्क्स में। तो पहले देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शोक। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है शोक का हाइपोवोलेमिक शोक, ओकर्स ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड और फ्लूइड्स, खून या फ्लूइड की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्डियोजेनिक शोक, ओकर्स ड्यू टू हार्ट फेल्यूर, मतलब दिल के ठीक से काम न करने से होता है ये। सेप्टिक शोक, ये कब होता है, कॉज्ड बाय सीवियर इन्फेक्शन, गंभीर इन्फेक्शन से होता है। 4th नंबर पे एनाफाइलेटिक शोक, ओकर्स ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जी के कारण होता है। 5th नंबर पे न्यूरोजेनिक शोक, ओकर्स ड्यू टू नर्वस सिस्टम डैमेज, नर्वस सिस्टम की चोट से होता है। अब अपन देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी, शोक की पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो इसको आप फ्लो चार्ट में एरो करके बना सकते हो, ठीक है। मैंने पॉइंट वाइज लिखी है इसमें। तो फर्स्ट है डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, मतलब खून की मात्रा कार्डियक आउटपुट कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, लीड्स टू रिड्यूस टिश्यूज परफ्यूजन। फिर इसके बाद होता है रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई, सेल्स डू नॉट रिसीव इनफ ऑक्सीजन, कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जिसके कारण क्या होता है, सेलुलर हाइपोक्सिया। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर डिस्टर्ब, सेलुलर लेवल पर काम बिगड़ जाता है। फिर क्या होता है, लैक्टिक एसिडोसिस, एनारबिक मेटाबॉलिज्म कॉज्ड एसिडोसिस, ऑक्सीजन कमी से लैक्टिक एसिडोसिस होती है, जिसके कारण क्या होता है, ऑर्गन फेलुअर, मल्टीपल ऑर्गन में फेल, अंत में कई ऑर्गन फेल हो सकते हैं, जिसके कारण शोक होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सी। इसमें पूछा गया डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट इन शोक 5 मार्क्स में। मतलब मैनेजमेंट बताना है अपने को पेशेंट का, कि क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं अपन पेशेंट का, ठीक है। तो फर्स्ट अपन एयरवे मैनेजमेंट कर सकते हैं, मेंटेन एयरवे एंड गिव ऑक्सीजन, एयरवे खुला रखकर ऑक्सीजन दी जाती है। फिर फ्लूइड रिप्लेसमेंट, आईवी फ्लूइड्स आर एडमिनिस्टर्ड रैपिडली, नर्स के द्वारा फ्लूइड जल्दी दिया जाता है इसमें। 3rd नंबर पे कंट्रोल ब्लीडिंग, स्टॉप एक्सटर्नल एंड इंटरनल ब्लीडिंग, खून बहना रोका जा सकता है इसमें। 4th नंबर पे ड्रग थेरेपी दे सकते हैं अपन, वेसोप्रेसर्स एंड एंटीबायोटिक्स आर गिवन, दवाइयाँ दी जाती है जैसे वेसोप्रेसर्स। फिर मॉनिटरिंग वाइटल साइंस कंटिन्यूसली, वाइटल साइंस पर लगातार नज़र रखी जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4। ये 5 मार्क्स में शॉर्ट नोट्स बताने अपने को। इसमें तो 1 पेज से ज़्यादा लिखना ही नहीं है एग्ज़ाम में, क्वालिटी वाला लिखो, कम लिखो, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें पूछा गया है मिस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है। तो इसमें पहले अपन बता देते हैं इसकी डेफिनेशन कि मिस्थेनिया ग्रेविस होता क्या है। मिस्थेनिया ग्रेविस इज़ अ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर कोजिंग मसल्स वीकनेस, ये एक न्यूरोमस्कुलर बीमारी है जिसमें मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। इसके कोजेज़ क्या होते हैं, कोज्ड बाय ऑटोइम्यून रिएक्शन, या ऑटोइम्यून रिएक्शन से होता है। और इसके सिम्टम्स मसल्स वीकनेस, टॉसिस एंड फैटिग, मांसपेशियों की कमजोरी, आँख झुकना और थकान, ठीक है। इसका मैनेजमेंट क्या हो सकता है, इसमें एंटी कोलिनेस्ट्रिएज ड्रग आर यूज्ड, दवाइयों से इलाज किया जाता है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट लिख देना इनफ है, ठीक है। और इसमें आप ऐड करो तो कर लेना अपने हिसाब से, बाकी हेडिंग्स यही रहने देना। नेक्स्ट देखते हैं ओटाइटिस मीडिया। तो चलिए देखते हैं ओटाइटिस मीडिया क्या होता है।
ओटाइटिस मीडिया इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल ईयर, मतलब मिडल ईयर की सूजन को ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। ऐसे क्या क्या कोजेज होते हैं? कोज्ड बाय इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन के कारण होता है। इसके सिम्टम्स होते हैं ईयर पेन, फीवर एंड डिस्चार्ज, कान दर्द और बुखार और डिस्चार्ज होना, मतलब कान से कुछ भी मतलब लिक्विड टाइप बाहर निकलना, ठीक है। और इसका मैनेजमेंट, एंटीबायोटिक्स एंड एनाल्जेसिक आर गिवन, एंटीबायोटिक्स दे सकते हो और पेन किलर्स भी दे सकते हो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का, पैलिएटिव केयर। तो पैलिएटिव केयर क्या होती है? पैलिएटिव केयर फोकस्ड ऑन कंफर्ट, इसे मरीज को आराम देना मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। और पेन रिलीफ, पेन इज़ मैनेज्ड इफेक्टिवली, दर्द को नियंत्रित किया जाता है इसमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी दिया जाता है, इमोशनल सपोर्ट इज़ प्रोवाइडेड, मानसिक सहारा दिया जाता है, फैमिली सपोर्ट दिया जाता है, फैमिली इज़ इन्वॉल्व इन केयर, परिवार को भी केयर में शामिल किया जाता है। क्या होता है? पैलिएटिव केयर प्रोवाइड की जाती है इसमें, पेन रिलीफ किया जाता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड फैमिली सपोर्ट दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, डी, डिजास्टर मैनेजमेंट। अपने को डिजास्टर का मैनेजमेंट करना है, तो चलिए देखते हैं इसका मीनिंग। डिजास्टर मैनेजमेंट डील्स विद इमरजेंसी सिचुएशन, ये क्या होता है? आपदा की स्थिति में प्रबंधन को डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रीपेयर्डनेस, इसका मतलब क्या होता है? प्लानिंग बिफोर डिजास्टर, आपदा से पहले तैयारी। रिस्पॉन्स, इमीडिएशन एक्शन आफ्टर डिजास्टर, आपदा के बाद तुरंत कार्रवाई। रिहेबिलिटेशन किया जाता है, रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल लाइफ, सामान्य जीवन की पुनः स्थापना। क्वेश्चन नंबर 5 का, ई, रोल ऑफ नर्स इन केयर ऑफ एल्डरली, ठीक है। एल्डरली पेशेंट की केयर में नर्स का क्या रोल होता है? ये पहले भी रिपीट हुआ है, तो इसमें क्या करना है? फिजिकल केयर प्रोवाइड करना है पेशेंट को, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है, बैलेंस डाइट अच्छी देनी है उसको, मेडिकेशन पर ध्यान देना है, गिव मेडिकेशन टाइमली, समय पर दवाई देना है, इमोशनल केयर, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें हेडिंग्स और अगर ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो अपने हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, एफ, मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ बर्न। तो इसमें अपने को मैनेजमेंट करना है, तो पहले फर्स्ट एड क्या करना है? कूल द बर्न एरिया, जले हिस्से को ठंडा करना। फिर इसके बाद अपने को फ्लूइड थेरेपी देना है, आईवी फ्लूइड्स आर गिवन, मतलब नस में फ्लूइड दिया जाता है। फिर अपने को वाउंड केयर, जहाँ पर बर्न हुआ है, ठीक है, वहाँ पर वाउंड केयर करनी है अपने को। बर्न वाउंड ड्रेसिंग इज डन, जले घाव की ड्रेसिंग की जाती है। फिर 4th नंबर पे इन्फेक्शन कंट्रोल, प्रिवेंट इन्फेक्शन, संक्रमण से बचाव किया जाता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।